नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, ये सामान्य विज्ञान की श्रृंखला का चौथा चैप्टर है और ये जो चैप्टर है गुरुत्व के अधीन से संबंधित है। ये वीडियो पार्ट 1 है, भाग 1 है। यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूटन के नियम से संबंधित और केपलर के नियम से संबंधित। प्रीवियस जो वीडियो गई है वो यांत्रिकी से संबंधित है। अगर उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी चैप्टर सामान्य विज्ञान से संबंधित हुए हैं वो सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर गुरुत्व के अधीन गति। इस चैप्टर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम सम्मिलित हैं, जैसे ग्रहों की गति, केपलर के नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, उपग्रह की कक्षा, पलायन वेग, कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध, सरल आवर्त गति और सरल लोलक। तो ये सारे पॉइंट, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रहों की गति से। ग्रहों की गति देखें तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जो घूर्णन गति होती है, ये अपनी धुरा पे या अपने एक्सिस पे ये घूमती है, और दूसरी जो गति होती है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये ग्रह कहलाते हैं। और अगर कोई ऐसा पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करे तो उस उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो एक उपग्रह है। मंगल के कितने हैं? तो 2 उपग्रह हैं। शनि के कितने हैं? तो ये 82 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो इसके कुल 79 उपग्रह हैं। अब देखते हैं ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। तो जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से पहला नियम, केपलर का प्रथम नियम, कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं और सूर्य इन सभी कक्षाओं का फोकस होता है या फिर वो इन सभी कक्षाओं के केंद्र में होता है। तो इस नियम को कक्षाओं के नियम से भी पहचाना जाता है, ये इस नाम से भी ये प्रचलित है। द्वितीय नियम देखते हैं। तो द्वितीय नियम है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसलिए सभी ग्रह का क्षेत्रीय चाल समय नियत रहता है। तो केपलर के इस द्वितीय नियम को क्षेत्रफल का नियम कहा जाता है। तो क्षेत्रफल के नियम के अनुसार यहाँ पर जो बात की गई है वो समान समय और समान क्षेत्रफल की बात की गई है। तो अगर किसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर कोई ग्रह परिक्रमण करता है तो सूर्य से दूरी अधिक होने पर, ग्रहों की सूर्य से दूरी अधिक होने पर या फिर सूर्य के नजदीक होने पर समान समय में यह समान क्षेत्रफल को तय करेगा। तो इसी वजह से अगर क्षेत्रफल को हम a से दिखाएं और समय को अगर t से दिखाएं तो इसको हम लिख सकते हैं dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या है? ये नियत है, ये कांस्टेंट है। तो जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो कक्षीय चाल कम हो जाती है। तो जब ये दूर होगा तो इसकी कक्षीय चाल कम हो जाएगी, जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। और जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो कक्षीय चाल तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर आने पे क्या होता है? ये तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो ये था द्वितीय नियम। अब देखते हैं हम तृतीय नियम। तो केपलर के तृतीय नियम के अनुसार ये था कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि t का स्क्वायर, टाइम अगर जो परिक्रमण काल को हम t से दिखाएं तो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर, उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात की अनुक्रमानुपाती है। तो इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष हो गया तो इसके जो है 2 अक्ष होते हैं। एक होता है जो मेजर एक्सिस होता है
और एक होता है जो माइनर एक्सिस होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अर्ध दीर्घ का मतलब क्या है कि अगर ये जो दीर्घ है ये अगर हम 2a मान लें, इसको अगर हम 2a मान लें तो इसका अर्ध दीर्घ कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो अगर दीर्घ कक्षा को अगर हम 4 किलोमीटर माने तो अर्ध दीर्घ कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। और अर्ध दीर्घ कक्षा का तृतीय घात यानी कि a की क्यूब यानी कि 2 की पावर 3, तो कितना हो गया, ये 8 किलोमीटर हो गया। तो केपलर ने यही बताया था कि अगर मुझे ये a की वैल्यू पता चल जाए तो वो कितने समय में, यानी कि कितने समय में वो एक परिक्रमा पूरी करेगा, वो केपलर साहब ये बता दिए थे। तो यही इनका जो है क्या है, तृतीय नियम था। तो इनकी परिभाषा को मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि t का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a का क्यूब, तो ये इसका गणितीय रूप होगा। अब देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन के अनुसार इस विश्व में हर एक पिंड दूसरे पिंड के साथ एक बल लगाता है, आकर्षक बल लगाता है, और यही जो सर्वव्यापी बल है इसी को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो इसलिए अतः दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 है और एक दूसरे से वो r की दूरी पर हैं, तो इनके मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होगा वो बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के और व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको g से हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो इस g को अनुक्रमानुपाती स्थिरांक बोला जाता है या फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है। तो यदि लगने वाला जो आकर्षक बल है वो अगर न्यूटन में हो, जो दूरी है वो मीटर में हो और जो द्रव्यमान है वो अगर किलोग्राम में है, तो जो g का मात्रक होगा वो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका जो है मात्रक हो जाएगा। तो प्रयोगों के माध्यम से जो g की वैल्यू प्राप्त की गई है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर निर्धारित हुआ है। तो ये था आज के वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, और उपग्रह की कक्षीय चाल, ये 3 टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।